लोकतंत्र की यही खास बात होती है कि यहाँ पर हर एक पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। तारानगर की नागरिक और एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैंने लोगों के सवालों को जसवंत कुमार स्वामी के सामने रखा। जसवंत कुमार स्वामी कांग्रेस के नेता हैं। तारानगर के वे चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी 2 बार। इसके अलावा इस बार वो वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरे राकेश चांगेड़ से बातचीत का जो इंटरव्यू आपने देखा, उसके बाद आप ही में से कई सारे लोगों ने मुझे सवाल भेजे थे और उन्हीं सवालों को मैंने जसवंत कुमार स्वामी के सामने रखा, जिनका उन्होंने काफ़ी बेबाकी के साथ जवाब भी दिया। जसवंत स्वामी से हुई इस खास बातचीत को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर कर लें। स्वागत है आपका सर। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पहले 2 बार चेयरमैन रहते हुए आपने क्या कुछ विकास कार्य करवाए तारानगर के लिए? जी, सभी देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद, जय किसान। जैसा कि आपने मुझे पूछा है, मैं सन 2000 से लेकर 2005 और 2010 से 2015 तक इस शहर का सेवक रहा हूँ। तो 2000 से 5 तक मैंने, जब मैं चेयरमैन बना था, तो इस शहर में विकास के नाम पे उससे पूर्व कुछ था नहीं, क्योंकि नगर पालिकाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, सड़कें नहीं थी। 2002 में अशोक जी मुख्यमंत्री थे, गहलोत साहब, तो अकाल रात का काम चला था। तो इस शहर में यातायात की इतनी अव्यवस्था थी कि प्रवेश का एकमात्र सुगम रास्ता था जो राजगढ़ से जो रोड आती है उसी से प्रवेश करते थे। तो उस समय मैंने सभी विभागों से मीटिंग करके और शहर में अलग अलग रास्तों से प्रवेश के लिए करीबन 8 रास्ते बनाए थे, जिससे शहर में आने का एक रास्ते का दबाव कम हो। तो उस कार्यकाल की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि शहर में सावा रोड से, चूरू रोड से, राजगढ़ रोड से और अन्य अप्रोच रोड जो है वो 8 तरह के मैंने रास्ते बनाए थे, जिससे पूरे शहर का दबाव कम हो गया और यातायात बिल्कुल सुगम हो गया। इसके अलावा तारानगर में अतिक्रमण से मेन रास्ते जो थे, बस स्टैंड से लेकर और मेन बाजार तक, उस रास्ते की चौड़ाई करीबन 7-8 फीट थी। बहुत कम रास्ता, एक कोई वाहन आता था तो दूसरा वाहन पीछे हट के उसको साइड लेनी पड़ती थी। फिर मैंने तारानगर की आम जनता से, व्यापारियों से ये राय करके कि भी इस रास्ते को किस तरह चौड़ा करें जिससे व्यापारियों को भी नुकसान नहीं हो और आवागमन सुगम हो जाए। तो तारानगर के तमाम व्यापारियों ने और आम प्रबुद्धजन ने हमारा सहयोग किया और आज वो रास्ता है करीबन 15 फुट के आसपास चौड़ाई है, 2 वाहन आराम से आ जा सकते हैं। ये भी मेरा एक बहुत अच्छा तारानगर की जनता के सहयोग से ये रास्ता भी चौड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर जो तारानगर को रास्तों से जोड़ने का काम हुआ वो आपने अपने 2 कार्यकाल में करवाया। लेकिन ऐसा कोई क्या काम ऐसा जिसके बिना पर लोग आपकी उपलब्धि को याद रखे, आपके मन को सुकून मिला हो, ऐसा कोई काम करके, ऐसा कुछ तारानगर के लिए आपने किया है? जी, 2010 के कार्यकाल में तारानगर के आसपास की जो भी कृषि भूमियां थी उस पे कुछ लोगों ने प्लॉटिंग कर दी थी, कुछ ने अतिक्रमण कर लिए थे। तो एक सरकार की स्कीम आई थी कि जितनी भी कृषि भूमियां हैं और अगर उस पर 60-70% डेवलपमेंट हो चुका है तो नगर पालिका को ये अधिकार दिया था कि आप 100 मोटो इसकी 90 भी करके उनके पट्टे जारी कर सकते हैं। तो मैंने मेरे 2010 और 15 के कार्यकाल में करीबन 1000 बीघा भूमि जो तारानगर के आसपास थी, जिस पर 90% 95% मकान बन चुके थे, उनकी 100 मोटो 90 भी की कार्रवाई करके और हमने वार्ड वाइज कैंप लगा के और उनका पट्टा जारी किया था, जिससे एक शहर का जो आपस का सामंजस्य था, क्योंकि वो कृषि भूमियाँ जो थी वो एससी के लोगों की थी और जो बिल्डर लोग हैं उन्होंने उसको खरीद कर स्टाम्प पे बेच दिया था। तो कानून तो बिक नहीं सकती, वो कृषि भूमि थी, लेकिन भोले भाड़े लोग थे, उन्होंने ले लिया। तो वो मतलब आपस में मुकदमेबाजी भी होने लगी थी। उस सामंजस्य को मैंने सबकी राय से और दोनों पक्षकारों के सहयोग से 90 बी की कार्रवाई करके और आम जन को एक बहुत बड़ी रात का काम किया है। तो आपके हिसाब से ये आपकी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। जी। तो अब जो पिछले 5 साल आपका बोर्ड तो था नहीं जी। और अब जो आने वाले 5 साल है, अगर उसमें आपका बोर्ड बनता है तो तारानगर के ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान करवाने का आप जनता से वादा करते हैं? मैंने मेरे 2 कार्यकाल में भी मैंने ये प्रयत्न किया था और उस प्रयत्न को मैं वहाँ तक पहुँचाने में भी सार्थक रहा हूँ। लेकिन अभी मेरे शहर की जो एक मेन मुख्य समस्या है वो है बरसाती पानी की निकासी, और उसके लिए मैं मेरे प्रथम कार्यकाल में मैंने लाइनें को बढ़ाना, लाइनों को चौड़ी करना ये करवाया था, और सेकंड कार्यकाल में भी ये चीज़ थी। लेकिन जहाँ तक टेक्निकल मामला है, ये तकनीकी मामला है कि जब तक इसको मैं ग्रेविटी सिस्टम से
ऑटोमेटिक ये बरसाती पानी शहर से बाहर नहीं जाएगा ना। तो मशीनों से तो जब पानी की डंडे से फेंकते हैं तो बरसात काफ़ी होने पे 8, 10, 15, 20 घंटे पानी सड़कों पे रहता है, और ग्रेविटी से अगर पानी जाएगा ना तो 1 घंटे में सब पानी निकासी हो जाएगी। तो अगर तारानगर की जनता हमें मौका देते हैं, हम पे विश्वास करती है, तो मेरा और हमारी पार्टी का ये रहेगा काम कि ग्रेविटी सिस्टम से पूरे शहर में पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। तो कुल मिला के पानी निकासी की जो व्यवस्था है जी। आपको मेन आप उस समस्या पर ज्यादा ध्यान देंगे और जी। इससे सॉल्व कराएंगे। बेसिकली जो तारानगर का बस स्टैंड है जी। वो काफी भर भी जाता है जी। और काफी पानी की समस्या भी होती है, पानी से लबालब हो जाता है वो। जी। तो इस समस्या का आप समाधान करवाएंगे। चलिए, तो मैं आपसे अगला सवाल अब पूछती हूँ जी। कि क्या आप इस बार नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं? अगर जनता मौका देती है, पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है, तो निश्चित, और बाकी पार्टी जो फैसला करेगी मैं पार्टी के साथ रहूँगा। जिसको भी मौका देंगे उनको कंधे से कंधा मिला के उसका सहयोग करूँगा। तो फिलहाल राजस्थान की जनता के लिए ये है कि कांग्रेस की सरकार है जी। और तारानगर में जो विधायक है जी। वो भी कांग्रेस के हैं। जी। तो बुडानिया जी के अभी तक के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो आप ही की पार्टी से हैं, तो जी। ये सवाल पूछना तो बनता है। ये हमारा सौभाग्य है कि तारानगर को नरेंद्र जी बुडानिया जैसा विधायक मिला है। क्यों? नरेंद्र जी बुडानिया जो है वो 3 दफ़े लोकसभा के सांसद रहे हैं, 3 दफ़े राज्यसभा से सांसद रहे हैं, और दूसरी दफ़े MLA हैं। 77 राजनीति से इन्होंने राजनीति शुरू की थी, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक ये सदस्य रहे हैं। तो उनका जो अनुभव है उसका बेनिफिट हमें मिल भी रहा है, और उनका 2 साल का जो कार्यकाल है वो मैं कहूँ इतना शानदार रहा है कि बुडानिया जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र पर पानी हो, सब पे अलग अलग बिंदु बनाकर और उन्होंने काम किया है। तो उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि जो काम आज तक लंबे समय से कोई नहीं कर पाया, 20,000 हेक्टर कृषि भूमि को नहर के नीचे उन्होंने अभी करवाया था। उसके बाद में जो मेन गांव में पीने के पानी की समस्या थी, उसके लिए कम से कम 20 पंचायतों में अभी काम चल रहा है। घर घर पानी का कनेक्शन होगा, वो काम भी चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बुडानिया जी ने एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल सरकारी, जो तारानगर में नहीं था, और कुछ ही पूरे राजस्थान में कुछ ही स्कूलें थी, वो लाने में भी वो सफल हुए हैं और वो चालू भी हो गई है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी, एक लड़कियों की SC ST और माइनॉरिटी के कमज़ोर तबके के बच्चियों के पढ़ने के लिए कस्तूरबा गांधी स्कूल है, वो भी मंजूर करवाई है, जिसमें प्रथम 70 में 100 बच्चियों का एडमिशन होना है। तो उन बच्चियों का सबसे बड़ी बात ही उसमें यह है कि उनका खाना भी फ्री है, रहना भी फ्री है, किताब भी फ्री है, ड्रेस भी फ्री है। तो कमज़ोर तबके के लिए वो एक शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम होगी। वैसा ही चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही तारानगर को ट्रॉमा सेंटर से जुड़वाया है, मंजूर करवाया है। तो उसमें करीबन 30-35 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, अलग बिल्डिंग होगी, तो हमें जयपुर बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा। मैं बुडानिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने 2 साल के अपने कार्यकाल में तारानगर को बहुत कुछ नई सौगातें दी है। सर, माना ये जाता है कि जहाँ पर राज्य में किसी पार्टी की सरकार हो और किसी जिले, किसी तहसील में, किसी विधानसभा क्षेत्र में विधायक भी उसी पार्टी के हो, तो बहुत मतलब ये हो जाता है कि यहाँ से नगर पालिका चुनाव तो हम जीत ही लेंगे जी। लेकिन तारानगर में है कांटे की टक्कर जी। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी पार्टी का बोर्ड बना पाएंगे? जीत का कितना विश्वास है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अभी 2 महीने पहले पंचायत चुनाव हुए थे, तो लोग बाग कह रहे थे कांटे की टक्कर है, जबकि 14 सीट के आसपास 12 कांग्रेस की, 2 समर्थक, 14 सीट कांग्रेस जी ने जीती है, और बीजेपी तो 19 में से 5 पे ही रह गई थी। वही स्थिति है वो नगर पालिका में होनी है। मेरे विचार से जो भारी समर्थन इस बार कांग्रेस को मिल रहा है, कांग्रेस है वो 25 और 30 के बीच में सीटें जीतेगी। तो कांग्रेस, आपको लगता है कि कांग्रेस बोर्ड बना लेगी? निश्चित बना लेगी। और जब आप सत्ता में हो
और आगे भी आप ही की पार्टी से कनेक्शन हो, जैसे कि अगर आप बोर्ड बनाते हैं जी। तो विधायक भी कांग्रेस के होंगे जी। और ये जो राज्य में सरकार भी कांग्रेस की जी। है, तो अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है और ये सारी चीजें आपके फेवर में जी। रहेगी, तो किन किन समस्याओं का समाधान आप जो लंबे समय से अटकी पड़ी है, जैसे कि तारानगर में आवारा पशुओं की भी बहुत समस्याएं हैं, ठीक है, तो इस तरह की समस्याओं का समाधान और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जिन्हें आप पहले विपक्ष में थे तो आपने भी फिगर आउट किया होगा, जी, जी। जिनका समाधान आप पूरे मन से करवा देंगे, आप ये जनता से वादा करते हैं? अगर कांग्रेस की बोर्ड बनती है तो प्रथम वरीयता पानी निकासी की रहेगी। इसके अलावा तारानगर में तारानगर की आम जनता उस कमी को महसूस कर रही है कि तारानगर में कोई पार्क नहीं है आसपास। तो मेरा हमारे विधायक जी के मार्फत ये सुझाव रहेगा गवर्नमेंट को कि 20-30 बीघा 50 बीघा का कोई सेंट्रल पार्क टाइप की अच्छी ज़मीन जो आसपास है उनमें एक पार्क बनाया जाए, ये रहेगा। बाकी ये आवारा पशुओं की जो समस्या है वो तो आमजन की नहीं, कुछ लोगों ने पैदा कर रखी है। कुछ लोगों ने हाँ, भी जैसे मेरे जैसे कोई आदमी है वो गाय रखता है, जब तक वो दूध देती है तो घर पे रखता है, दूध जब नहीं देती है तो उसको निकाल देता है। तो उसको चिन्हित करके और उसको सुव्यवस्थित तरीके से इस समस्या का भी हल कराएंगे। हाँ, क्योंकि काफी परेशान है लोग इससे, लोग इससे बिल्कुल, काफी बिल्कुल, परेशान हाँ। हैं। अब एक सवाल मेरा ये भी है कि आपका बोर्ड बनता है तो महिलाओं की उसमें क्या भागीदारी होगी? वैसे तो नगर पालिका एक्ट में जो है वो पंचायत राज में तो महिलाओं की भागीदारी 50% तक कर दी थी और इसमें भी 30 के आसपास है। उसके अलावा भी हमने तो सामान्य वार्डों में भी हमारे विधायक महोदय ने सामान्य वार्डों में भी जहाँ पुरुष वार्ड थे वहाँ भी महिलाओं को मौका दिया है लड़ने का। तो हम चाहते हैं कि नई पढ़ी लिखी बच्चियाँ आए आगे, महिलाएं, और वो अच्छा प्रतिनिधित्व करें। आपने गैर कानूनी अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया और आपने इस बारे में बातचीत भी की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई भी स्थायी समाधान हुआ नहीं है। गिने चुने लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इस तरह से अतिक्रमण करते हैं और लोगों को बहुत ही परेशान कर देते हैं। तो क्या आपके बोर्ड में इस बार कोई विजन है कि इस समस्या का बिल्कुल स्थायी समाधान किया जाएगा? वैसे तो कानून में इसकी पूरी व्यवस्था है, लेकिन जैसे कानून की 100% अगर पालना करवाई जाए तो अतिक्रमण का मामला कोई बड़ा नहीं है। मैं तो इस अतिक्रमण के मामले में पूर्णतः खिलाफ हूँ। किसी भी तरह का रास्ते पे या सरकारी भूमि पे या अन्य किसी व्यक्ति की भूमि पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है तो उसको तुरंत पाबंद करके उसको हटा देना चाहिए। अब एक थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बीपीएल जो लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं और उनको सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, लेकिन बहुत सारे लोग तारानगर में ऐसे हैं जो बीपीएल है नहीं, आराम से बंगले कोठे में बैठे हैं, लेकिन बीपीएल होने का फायदा वो उठा रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो गरीब लोगों का हक मार रहे हैं। तो क्या आपका जब बोर्ड बनता है तो आप इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि आप उनके घरों के सामने, जो सरकार की एक योजना है कि बीपीएल लिखवाया जाता है, तो आप उनके घरों के आगे बीपीएल लिखवाएंगे? निश्चित रूप से ये सरकार की जो मंशा है घर के बाहर जो प्लेट लगाने की, वो यही है कि अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति है और उसने बीपीएल का कोई फायदा ले रखा है तो उसके घर के बाहर बीपीएल नंबर, उसका नाम लिखा जाएगा। निश्चित रूप से मैं लिखवाऊंगा अगर हमारा बोर्ड बनता है तो, और अलग से अधिकारियों से मिलकर उसकी सर्वे भी करवाएंगे कि किसी गरीब का कोई पैसे वाला तो नहीं ले रहा है। अब आपसे एक सवाल ये है जो जनता ने बहुत हाईली डिमांडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार लोगों ने मुझे भेजा है कि 2008 में सैनिक कॉलोनी आवंटित की गई थी जी, जिसकी 68 बीघा जो भूमि है वो आवंटित हो भी गई थी, लेकिन वो सैनिक कॉलोनी बन नहीं पाई। तो अगर आपका इस बार बोर्ड बनता है तो क्या आप सैनिक कॉलोनी बनवा लेंगे? मैम ये तो 2008 की नहीं है, मैं प्रथम दफा जब 2000 में चेयरमैन बना था उस समय ये मैंने स्कीम चालू की थी। एक्चुअल में क्या था, उसमें कुछ तकनीकी मामले भी अभी फंसे हुए हैं, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। तो मेरे विचार से मैं अभी जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उसके बारे में बोलूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट का मामला समय पर तय हो जाता है तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि सैनिकों को ये भूमि तुरंत प्रभाव से आवंटित करवाया जाए। तो सैनिक कॉलोनी बनाने का एक तरफ से आप वादा करते हैं जनता से। जी। सवाल मेरा ये भी है कि नगर पालिका है तारानगर की और उसमें बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है और लोग परेशान है कि उन्हें चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं किसी भी सर्टिफिकेट के लिए। तो इस समस्या का आप क्या समाधान करवाएंगे? वैसे तो नगर पालिका का जो काम है
नो थैंक्स जॉब है। हर आदमी कोई आता है वो हमसे ये उपेक्षा लेके आता है नगर पालिका में कि मैं जाऊं और मेरा काम तुरंत हो, और मेरी मंशा यही रहती है कि जो व्यक्ति आए उसका तुरंत काम होना ही चाहिए। तो इसके लिए अब हम ये चाहेंगे कि एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाएंगे हम, उसको कोई काम से आता है उसकी एंट्री करवाएंगे कि ये व्यक्ति किस काम से आए हैं और इसका क्या काम है, और वो काम आज का आज हुआ कि नहीं, इस तरह की मॉनिटरिंग जो है प्रभावी मॉनिटरिंग रखेंगे जिससे आने वाले को काम समय पे हो जाए। आप जनता से वादा करते हैं कि इस तरह के काम भी समय से हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वादा नहीं। मैं दो दफे चेयरमैन रहा हूँ, सेवक रहा हूँ इस शहर का। मेरे कभी कार्यकाल में फाइल पेंडिंग नहीं रहती थी, जो काम था वो तुरंत ही होते थे। तो और अब ये जो काम है ये भी तुरंत हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है तारानगर की जनता के लिए ये। अब आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप जो है तारानगर की जनता किस बिना पर आपको वोट दें, क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? क्योंकि आने वाले 5 साल जो है वो तारानगर के विकास की राह को तय करेंगे, और ऐसे में एक प्रतिनिधि को चुनने के लिए आपको क्या लगता है कि आप कैसे एक सूटेबल हैं तारानगर की जनता के लिए? मैं आम जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य में सरकार कांग्रेस की है, एमएलए साहब कांग्रेस से हैं और अच्छा अनुभव है उनके पास, लंबा उनका कार्यकाल है। तो अगर जनता कांग्रेस को वोट देती है तो शहर के विकास में 4 चांद लगेंगे। जैसे नए बस स्टैंड का मामला है, 2010 में जो मैंने बस स्टैंड चालू करवाया था वो पिछले 5 साल में उसी हालत में उन्होंने छोड़ा है। विकास के रूप में बस स्टैंड है वो हजारों आदमियों को रोजगार दिलवाएगा, नए आयाम खुलेंगे। तो मेरा तो तारानगर की जनता से एक ही निवेदन है कि आप कांग्रेस को वोट डालें ताकि विकास में आपकी भागीदारी बढ़े और शहर का विकास हो। ये थे हमारे साथ जसवंत जी स्वामी। उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ कहा है वो आप अपने वादे जरूर निभाएंगे अगर आपका वोट बनता है तो दोस्तों ये थी जसवंत कुमार स्वामी से खास बातचीत। दोस्तों जब से तारानगर में चुनावी बिगुल बजा है ना, तब से मैंने ये कोशिश की है कि यहाँ के नेताओं से मैं जनता के सवाल निष्पक्ष तरीके से पूछ पाऊँ। आप ही के सवाल जानने के लिए, आपके मुद्दे जानने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था। बहुत से लोगों ने इसके बाद मुझे अपने सवाल भेजे, लेकिन कुछ लोगों ने काफ़ी देर से सवाल भेजे हैं। ऐसे में उन सवालों को मैं पूछ नहीं पाई। दोस्तों लोकतंत्र में जनता का एक्टिव होना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितने कि एक्टिव हमारे नेता होते हैं। इसलिए एक्टिव होकर सवाल पूछें ताकि कोई भी सवाल छूटे नहीं। तारानगर के 2 मुख्य राजनीतिक चेहरों से आप रूबरू हो चुके हैं दोस्तों। सवाल पूछना मेरा काम था, लेकिन उनके काम के हिसाब से रेटिंग देना आपका काम है। आप अपने राय और अपना पक्ष मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता मैं इसी तरह से जारी रखूंगी, लेकिन इसके लिए आप मुझे YouTube पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे फेसबुक पेज को भी याद से लाइक कर लें। दोस्तों इस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर करें और हाँ, वोट डालने भी ज़रूर जाएं।